हेलो फ्रेंड, आइए अब एक जो पिछले वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में हमने बात की, तो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अब आगे चलते हैं कि शिक्षा के विभिन्न मान्य कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी चर्चा करेंगे। जहाँ से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक शिक्षा के विभिन्न मान्य उद्देश्य की बात है तो उसमें पहला है ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, ठीक है। और दूसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। तीसरा है आपका जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य और दूसरा चरित्र निर्माण का उद्देश्य, तीसरा जीविकोपार्जन का उद्देश्य। और अगला जहाँ तक बात है तो अगला इसका उद्देश्य है पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य, पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य चौथा पॉइंट है। और अगला जो पॉइंट है वो अवकाश के सहयोग का अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। अवकाश के उपयोग का उद्देश्य, उपयोग का उद्देश्य, ठीक है। और अगला है अवकाश के उपयोग का उद्देश्य के बाद वैयक्तिक उद्देश्य। अगला है सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य। और अगला पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य के बाद अगला जो पॉइंट है वो है आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का उद्देश्य आत्मानुभूति का उद्देश्य। और अगला जो है वो है आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य, ठीक है। ये शिक्षा के कुछ विभिन्न मान्य ऐसे उद्देश्य हैं जिनके बारे में हमने बात करी। पहला ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, दूसरा चरित्र निर्माण का उद्देश्य और तीसरा जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जहाँ तक ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है तो विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा का का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना बताया है। प्राचीन विचारक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दांते, कामेनियस, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दामियस आदि, इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के विपरीत जो है कामेनियस ने तो उस शिक्षा को ही व्यर्थ माना है जिसके द्वारा बालक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उस शिक्षा को व्यर्थ माना कामेनियस,
कॉमिनियस। कॉमिनियस, ठीक है। तो कॉमिनियस महोदय ने तो ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जब अगर बालक ज्ञान ना प्राप्त कर पाए तो उस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो शिक्षा का जहाँ तक उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य तो यही होता है कि व्यक्ति को ज्ञान मिलना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति का पहला जो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना। और इसके बारे में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और कॉमिनियस जैसे आदि कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ही बताया कि ज्ञान प्राप्ति करना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और इस उद्देश्य के पक्ष में कुछ तर्क भी इन्होंने दिया। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य में इन लोगों ने कुछ तर्क भी दिया है, ठीक है। जहाँ तक तर्क की बात है, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के कुछ जो तर्क हैं उसके बारे में बात है। तो पहला है, बालक ज्ञान प्राप्त करके जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। पहला है, बालक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बालक ज्ञान प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रकार की समस्या बालक को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके सामने जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका वो समाधान खोज लेता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की जो भी समस्या आती हैं उसका वो समाधान खोज लेता है, समाधान करता है, ठीक है। तो ये इसका पहला जो ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य के बारे में इन्होंने पहली बात करी। उसके बाद दूसरा है, वह सामाजिक वातावरण से अनुकूलन कर सकता है। वह सामाजिक वातावरण से अनुकूलन कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि वो सामाजिक वातावरण, जैसे भी वहाँ का सामाजिक एटमॉस्फेयर होता है उसके अनुकूल सामाजिक वातावरण के अनुकूल वो अपना अनुकूलन कर लेता है, ठीक है। उसके अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट रहा। जबकि तीसरा पॉइंट रहा कि बालक के व्यक्तित्व ज्ञान प्राप्त करके ही विकसित किया जा सकता है। बालक के अंदर का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही विकसित किया जा सकता है। अदरवाइज ज्ञान प्राप्त अगर उसको नहीं रहेगा तो उसके व्यक्तित्व को जो है विकसित करना बड़ा मुश्किल कार्य होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही किसी बालक के व्यक्तित्व के गुणों का विकास किया जा सकता है। अगला है, सभ्यता तथा संस्कृति की उन्नति का आधार भी ज्ञान है। सभ्यता और संस्कृति की उन्नति का भी आधार क्या है? ज्ञान है। सभ्यता प्लस संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति की उन्नति का भी आधार क्या है? तो सभ्यता और संस्कृति की उन्नति का आधार भी ज्ञान ही है। और अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट है कि सब विचार के द्वारा ज्ञान की अभिवृद्धि की जाती है। विचारों के माध्यम से ज्ञान की अभिवृद्धि की जाती है। अभिवृद्धि का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य की बात है तो कुछ ऐसे जो पॉइंट हमने बताए इसको आपको नोट करना होगा। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहला जो पॉइंट रखा हमने, बालक ज्ञान के बाद जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके विभिन्न प्रकार की जो सामने समस्या आती है उन समस्याओं का उसका निराकरण कर दिया जाता है और वो उनकी अपनी समस्याओं का वो निराकरण करना जान जाता है। दूसरा है, सामाजिक वातावरण से अपने आप को अनुकूलन कर लेता है। जैसे वहाँ का सामाजिक वातावरण होता है उसके अनुसार जो है वो अपने आप को ढाल लेता है। सभ्यता प्लस संस्कृति, तो सभ्यता और संस्कृति ये अगला पॉइंट है हमारा। सभ्यता और संस्कृति की उन्नति का ये आधार तैयार करता है ज्ञान। बालक के व्यक्तित्व ज्ञान प्राप्त करने के
बाद ही विकसित होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हमने बात करी। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण की जहाँ तक बात है तो चरित्र निर्माण के बारे में जो है दूसरा पॉइंट है हमारा चरित्र निर्माण का उद्देश्य। शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्य हैं, दूसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। तो शिक्षा का मूल आधार ही होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। तो किसी भी व्यक्ति के चरित्र की बात की जाए तो चरित्र उसका सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। चरित्र का जीवन में विशेष महत्व होता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भी चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए जो है उसका चरित्र जो है सबसे जो है प्रथम दृष्टया जो है चरित्र वो सबसे जो है अधिक मायने रखता है। और इसी प्रकार का विचार जो है स्पेंसर महोदय ने भी दिया। स्पेंसर महोदय ने भी बताया कि व्यक्ति के लिए उसके चरित्र निर्माण की अगर बात की जाए तो ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा के माध्यम से उसके चरित्र निर्माण में जो है विशेष योगदान प्राप्त होता है। तो चरित्र निर्माण के बारे में महात्मा गांधी, स्पेंसर के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने व्यक्ति की सबसे महान आवश्यकता उसके चरित्र निर्माण के बारे में ही बताया है और उसके पक्ष में कुछ तर्क भी दिया है। पहला तर्क है चरित्रवान व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो समाज के लिए एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और समाज रूपी जो एक दर्पण है उस दर्पण को में जो है अपना चेहरा जो है जब वो उसका चरित्र उज्ज्वल होगा तो देखेगा तो उसको और उसी के चेहरे का एक आधार बनाकर समाज में रहने वाले अन्य लोग भी जो है उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है, और इसीलिए किसी महान व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जाता है और कहा भी जाता है कि किसी महान व्यक्ति के चरित्र चित्रण की व्याख्या कीजिए। तो वो इसीलिए होता है कि उसके चरित्र निर्माण के बारे में ज्ञान प्राप्त करके अपने चरित्र को भी उसी के चरित्र के अनुसार बनाना होता है। तो शिक्षा में जो है चरित्र निर्माण का विशेष महत्व रखता है और उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। अगला जो पॉइंट है चरित्र निर्माण में वो है उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को ही आत्मानुभव हो सकता है। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को ही आत्मानुभव होता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसका अनुकरण उच्च चरित्र वाला महान व्यक्ति जो होता है वो उसका आकलन तुरंत कर लेता है। तो इसका आकलन करना जो है ऐसे व्यक्ति के लिए जो है ज़्यादा आसान होता है। और अगला जो पॉइंट है वो चरित्रवान व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसका मानसिक और जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो बड़ा उत्तम होता है। ठीक है, तो ये अपना अगला इसका पॉइंट रहा। और चरित्रवान व्यक्ति का सामाजिक शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है, इसके बारे में हमने बताया। अब उद्देश्य के विपक्ष में भी कुछ ऐसे तर्क हैं जिसमें पहला है बालक के चरित्र निर्माण करने में उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है, फलस्वरूप उसमें मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये कुछ ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तर्क और वितर्क दोनों के बारे में हम बात करते हैं, कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में जब बात होती है तो दोनों की होती है। और दूसरा है चरित्र निर्माण बालक का एकाकी विकास करता है। चरित्र निर्माण जो होता है बालक का एकांकी विकास करता है। ठीक है, ये इसके विपरीत में कुछ तर्क हैं। और अगला है जो व्यक्ति अपने को चरित्रवान समझने लगते हैं उनमें दूसरे के प्रति घृणा की भावना विकसित हो जाती है। तो कोई भी चरित्रवान व्यक्ति होता है जिसका चरित्र उसके विपरीत वाले व्यक्ति का जब चरित्र उस तरीके का नहीं होता तो वो जो है उसको अपने से जो है वो घृणा की दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने चरित्र संबंधी बात की। अगला पॉइंट है हमारा जीविकोपार्जन का उद्देश्य। मानव की 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र तथा मकान। ठीक है, शिक्षा का अगला जो उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन का उद्देश्य जिसकी बात करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी मौलिक आवश्यकताएं हैं जिसमें हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और तीसरा है मकान।
मकान। ठीक है, ये कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकता हैं जिस जब शिक्षित हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है उसका अपना एक जीविकोपार्जन उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति जो है वो इसके माध्यम से करता है। ठीक है, तो जब भी अगर पूछे जीविकोपार्जन के उद्देश्य की बात करें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक जीविकोपार्जन की बात है, जीविकोपार्जन का जो उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य के माध्यम से व्यक्ति को व्यापारिक क्षेत्र में जो है उसको विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है और उसके जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जो है ये उसका मूल उद्देश्य होता है कि वो अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा ही समृद्धिशाली जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये पहला जो उसका जीविकोपार्जन का उद्देश्य होता है, तो जब उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल जाता है तो उसके माध्यम से जो है अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाता है, अपने जीवन को भी जो है वो एक अच्छे तरीके से जीता है। तो इस तरीके से जो है पहला जो जीविकोपार्जन का उद्देश्य है तो आप बता सकते हो। और दूसरा पॉइंट है ऐसा व्यक्ति निराशा और उससे उत्पन्न अनेक संकटों से बच सकता है। तो जीवन में आने वाली तमाम ऐसी व्याधियां हैं, ऐसे निराशा के लक्षण हैं जिनसे बचने के लिए जो है जीविकोपार्जन का जब उद्देश्य उसको पता रहता है तो कैसे अपने जीवन को चलाना है, इन सभी को जब जानता है तो निराशावादी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा सकता है। ये इसका दूसरा ऐसा पॉइंट है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, हार्न महोदय ने बताया था कि जीविकोपार्जन की शिक्षा अपने में एक अधिक प्रभावशाली शिक्षा है, इसके अभाव में लोग आजीवन कष्ट उठाते रहते हैं। तो जीविकोपार्जन भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, इसको जानते रहिएगा। और इससे संबंधित कुछ ऐसे और तथ्य भी हैं, ठीक है, विपक्ष में, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य एकांगी है। यह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, ये इसके विपक्ष में कुछ ऐसे तर्क हैं जिनकी बात करेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है जीविकोपार्जन के उद्देश्य के विपक्ष में जो अगला पॉइंट है वो है मनुष्य की सुख शांति एकमात्र धन कमाने पर निर्भर रहती है। व्यक्ति को वास्तविक सुख तो उसमें उसकी आत्मा की शांति से ही प्राप्त होता है, परंतु शिक्षा का यह उद्देश्य केवल धन कमाने का ही बल देता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नकारात्मक उद्देश्य भी रहे जीविकोपार्जन के संबंधित जिसके बारे में हमने बात की। अगला है पूर्ण जीवन की तैयारी करने का उद्देश्य। शिक्षा का जो अगला उद्देश्य है वो पूर्ण जीवन की तैयारी करने का उद्देश्य होता है। और इसमें हर्बर्ट स्पेंसर और कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन के लिए 5 क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें पहला है आत्मा की रक्षा करना। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बारे में बात करते हैं, तो कुछ आइए उन पॉइंट को देखते हैं। पहला पूर्ण जीवन की तैयारियों का उद्देश्य। ठीक है, पूर्ण जीवन की तैयारी, ये हमारा चौथा पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं पूर्ण जीवन की तैयारियों के उद्देश्य में पहला है आत्मरक्षा की क्रिया। पहला आत्मरक्षा की क्रिया, आत्मरक्षा की क्रिया, आत्मरक्षा की क्रिया, ये हमारा इसमें पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य में आत्मरक्षा की प्रक्रिया की क्रिया। इसमें पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य में आत्मरक्षा संबंधी जो है इसमें ज्ञान आपको दिया जाता है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। तो ये पहला आत्मरक्षा की क्रिया है जिसके बारे में व्यक्ति जो है स्वतः उसको जो है आत्मरक्षा से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट है इसमें जीवन को परोक्ष रूप से सुरक्षित रखने की क्रिया। जीवन को परोक्ष रूप से सुरक्षित रखने की क्रिया, जीवन को परोक्ष रूप से सुरक्षित रखने की क्रिया। ठीक है, और ये ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को
जीवन में परोक्ष रूप से सुरक्षित रख सकता है। तो ये क्रिया जो है पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य में ये दूसरा पॉइंट है। और इसमें अगला पॉइंट है संतान की रक्षा संबंधी क्रिया। संतान की रक्षा संबंधी क्रिया, संतान की रक्षा संबंधी क्रिया, ठीक है। इसी के माध्यम से पूर्ण जीवन की तैयारी में ही संतान की कैसे रक्षा करना है इसके बारे में, समाज की रक्षा करने संबंधी क्रिया, समाज की रक्षा करने संबंधी क्रिया, ठीक है। समाज की रक्षा कैसे की जाए, समाज में आने वाली जो भी व्याधियाँ वगैरह हैं इन सभी से समाज को कैसे बचाया जा सकता है, इन सभी के बारे में जानकारी पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट रहे जिनके बारे में हमने आपसे बात करी पूर्ण जीवन, और इसके ये तो पक्ष में कुछ ऐसे तर्क रहे जिनके बारे में बात की, कुछ विपक्ष में भी इसके तर्क हैं, जिसमें है जीवन की पूर्णता का एक निश्चित अर्थ स्पष्ट करना अति कठिन होता है, ठीक है। तो ये विपक्ष में इसके तर्क हैं पूर्ण जीवन की तैयारी में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य में इसके विपक्ष में जो बात है, तो स्पेंसर ने बताया कि शिक्षा के उद्देश्य को एक सीमित क्षेत्र में बांध दिया जाता है, ठीक है। एक सीमित क्षेत्र में इसको बांध दिया जाता है। ये अगर कहे तो आप बता सकते हो कि शिक्षा के उद्देश्य में एक सीमित क्षेत्र में इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इनके पॉइंट रहे जिनके बारे में हमने पक्ष और विपक्ष के बारे में भी बात करी। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं जिस पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। और चौथा है अवकाश के उपयोग का उद्देश्य, ठीक है। जो हमारा चौथा पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, अवकाश के उपयोग का उद्देश्य, ठीक है। इसके बारे में आइए बात करते हैं।